सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है वो। कैसे रहेगा वहाँ? मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। बिलास का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। बिलास सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन, जैसा नाम वैसा ही गुण। कहते हैं भूतहा स्टेशन है वो, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा। जब स्टेशन है तो पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर बिलास जॉइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्चाई बताए वो विक्रमपुर पहुंच गया। फतेहाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा उसके लिए और उससे भी छोटा टिकट घर। मज़े की बात यह थी कि ज़्यादातर ट्रेनें उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी। इस वजह से रात में सन्नाटा और बढ़ जाता। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर ही रह जाता। पहले दिन ही बिलास को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई ज़मीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक सिर्फ खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास बस दो गुमटियाँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में पास की सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट क्लर्क पास के ही गांव में रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात के खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। साथ में उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया, जिससे उन्हें रात को डर ना लगे। बिलास चाहते हुए भी मना न कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बिलास की धड़कनें तेज हो रहे थे। उसे सारी भूत की कहानियाँ एक साथ याद आ रहे थे। किसी ट्रेन के आने का समय तो नहीं था, तो बिलास ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले ले। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धक कर गया। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफ़िन में खाना लिए खड़ा था। साहब, बिक्की भैया ने भेजा है। हाँ लगाओ बेटा, बिलास हड़बड़ाते हुए बोला। टिफ़िन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वो लड़का पलटा, बिलास ने उसे आग्रह करते हुए रोका। सुनो बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफ़िन साथ में लेते जाना। अरे नहीं साहब, सुबह आकर ले लेंगे। अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वो भाग निकला। बिलास ने हिम्मत बांधकर खाना शुरू किया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद करके वो कुछ देर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। अगली ट्रेन का समय 1 बजे था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं लग रहे थे। बाहर से कुत्तों और सियारों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहे थे। खिड़की से आ रही झिंगुर की आवाज़ भी उसे डरा रहे थे। झट से उठकर उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर फिर से जम गया। अपने मोबाइल में वो कुछ देख ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था, जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि ये सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। हाथ में एक लाठी लिए वो डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
बाहर ठंडी हवा चल रहे थे, लेकिन बिलास पसीना पोंछते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर उसके भीतर बैठ गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विकी का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने निकालकर अपने गले में डाल लिया। बिलास जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बैठा डर जंतर भी भगा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे रात जवां हो रहे थे, बिलास के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी, लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका ही नहीं पा रहे थे। कहते हैं आत्माओं में भी कई स्तर होते हैं। कमज़ोर आत्माएं तो जंतर के डर से भाग जाती हैं, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती हैं उन पर काबू पाना आसान नहीं होता। रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है और उस समय ये जब चाहें किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। अपना डर भगाने के लिए बिलास ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नज़र गई तो उसने देखा जैसे कोई पीछे खड़ा है। वो कुर्सी और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डरवश वो दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में अभी बस 11 ही बजे थे। वो चाह रहा था कि रात जल्दी ख़त्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और भी घना हो रहा था। अचानक से बिलास के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी लिए और फटे पुराने कपड़े। कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब जोर जोर से रूंधन करते हुए उसे अपनी मदद को बुलाने लगे। बिलास की खिड़की बंद गई। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कागार पर पहुंचने लगा। उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था, आ जाओ, मेरे पास आओ। बिलास की आंखें धीरे धीरे बंद हो रहे थे। उसे बचपन का एक दृश्य नज़र आया। एक दिन क्लास में कॉकरोच देखकर वो डर से कूद रहा था। सब बच्चे उसे देखकर खूब मजाक बना रहे थे। रोते रोते वो जब घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि डर को वो अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दे। डर डर कर जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज़ गूंजने लगी, जो उसके घर ना आने पर आंसू बहा रहे थे। बिलास ने अपनी बंद होती आंखों को पूरी जोर लगाते हुए खोला और चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से सालों। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली और घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब उसे शौचालय की ज़रूरत पड़ी, जो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वो बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर वो सीधे बाथरूम की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो रोशनदान से कोई आदमी भीतर झांक रहा है। उसने डर पर काबू पाकर वो बाहर निकला। बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा ही था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था।
उसे वो सुनसान स्टेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, शहर की भाग दौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म के बेंच पर कोई महिला बैठी है। पास जाने पर उसने देखा कि वो सिर झुकाकर रो रही है। बिलास को समझ नहीं आया कि यह भ्रम है या सच। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा साफ नजर आ रहा था। बिलास को डर लगा। वो भागना चाहा, लेकिन ना जाने किस ताकत ने उसे भागने नहीं दिया। मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया बाबूजी। उनको कौन मारेगा? मेरा बदला कौन लेगा? वो औरत ऐसा कहते कहते और जोर से दहाड़ मार कर रोने लगी और फिर धुआं बनकर उड़ गई। बिलास पसीना पोंछते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और झंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चला गया। ट्रेन अपने समय पर आकर लहराती हुई आगे निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर बिलास का ध्यान खींचने लगा। बाहर कुत्तों और इंसानों के रुदन की आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रहे थे। बिलास को अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतज़ार था। पहली ही रात उस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उसने भी हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने चादर ज़मीन पर बिछाया और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उस कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर, और आसपास के माहौल में सब कुछ भूलकर वो कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और सपने में उसे अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चे दिखाई पड़े। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहाँ से निकालो। सामने से एक ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रहे थे और बिलास चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। बिलास हांफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे न सिर्फ वो ज़मीन बल्कि पूरा स्टेशन ही चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी अशांति थी हर तरफ। घड़ी में अभी 3 ही बज रहे थे और अब बिलास को नींद नहीं आ रहे थे। वो कुछ देर कमरे में ही टहलने लगा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसकी पत्नी परेशान सी आवाज़ में थी, कैसे हैं आप? रात को फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। पता है रात भर नींद नहीं आई। पड़ोसन ने कल शाम को बताया कि विक्रमपुर स्टेशन भूतिया है। आपको नींद आई क्या? सब ठीक तो हैं? बच्चे अलग परेशान हैं। उनको भी पड़ोसी बच्चों ने बता दिया कि तुम्हारे पापा आप कभी लौट कर नहीं आएंगे। बिलास ढाढ़स बांधते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। नेटवर्क कुछ ख़राब है यहाँ। स्टेशन बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जल्दी आऊँगा। अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी यहाँ छुट्टी भी नहीं मिलेगी। चलो अब सो जाओ और बच्चों को भी बता देना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पत्नी की आवाज़ सुनकर बिलास में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। बिलास को भोर की हवा बहुत पसंद थी। वो प्लेटफॉर्म पर सैर करने को निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे। गांव की तरफ की शुद्ध हवा आखिर शहरों में मिलती ही कहाँ है। नहाकर वो कुछ देर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। टिकट क्लर्क विकी डरते डरते भीतर घुस रहा था। बिलास को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात? लीजिए आपके लिए खस्ता कचौड़ी और दम आलू, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए।
बिलास हंसते हुए बोला। भूतों के साथ पहली रात? भाई मैं तो सो ही नहीं पाया, साले बहुत डराते हैं। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, इनसे दोस्ती करके रहूँगा। ला गर्मा गर्म नाश्ता करा, और सुन, अब रोज़ मेरे लिए खाने का इंतज़ाम तू ही करेगा, वरना शिकायत कर दूँगा कि तू टिकट काउंटर बंद करके जल्दी भाग जाता है भूतों के डर से। अरे सर, बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए विकी काम करने लगा और बिलास 7 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार। इसी तरह से बिलास को काम करते हुए उस स्टेशन पर काफ़ी वक्त बीत गया। उसे डर तो लगता ही था, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जुनून भी था कि वो एक ऐसे स्टेशन पर काम कर रहा है जहां कोई रुकना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1930। वो एक 10 साल का बच्चा था जो इस समय एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अपने ही ख्यालों में वो गुम था और उसी ख्यालों में गुम वो नदी में पत्थर फेंक रहा था। शाम का समय था। अचानक से ही उस बच्चे को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि कहीं जोर जोर से भारी रुदन की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बहुत ही भयंकर तरीके से जोर जोर से रो रहा हो। अभी वो आवाज़ सुन ही रहा था कि उसे अपने सामने एक भयानक आश्चर्य दिखा। उसने देखा कि सामने ठीक उसी नदी से एक औरत जिसने सफ़ेद रंग का गाउन पहना था, वो नदी से बाहर आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भयानक उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वो रोने की आवाज़ भी उसी की थी। वो नदी से निकलते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उसके उस रोदन को सुनकर कानों से खून निकल आए, ऐसी हालत हो रहे थे, बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था। इतना भयानक आवाज़ और रोने की आवाज़ थी। मुंह फैलाए और बड़ा किए वो भयानक रोती हुई औरत उस नदी से बाहर आ रहे थे और उस लड़के को घूर घूर कर देख रहे थे। डरते हुए उस लड़के ने अचानक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। वो उसी नदी की तरफ जाने लगा, जैसे कि उसकी आंखों के सम्मोहन के द्वारा वो उसे उस नदी में खींच रही हो। जैसे ही वो उस नदी के अंदर आया, उस औरत ने उसे पकड़कर डुबोने की कोशिश की। अचानक से वो लड़का बेहोश हो गया। पानी के बहाव में बहता हुआ वो लड़का नदी के किनारे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। सांसें अब भी चल रहे थे। वहाँ के गांव वालों ने जब देखा कि नदी के किनारे कोई बच्चा बेहोश पड़ा है, तो वो लोग उसे उठाकर ले आए और उसके होश आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उस लड़के को होश आया, वो बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए उठ बैठा। उसे ये करता देख वहाँ के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने उस भयानक रोती हुई औरत की कहानी सुनाई, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखती थी और जिसने सफ़ेद गाउन पहना था। रोते हुए वो पानी से बाहर आ रहे थे। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग भयभीत हो गए और सबकी आंखों में डर दिखाई देने लगा, जैसे कि वहाँ के लोगों को कुछ बातें पता हो। जल्द ही वो लोग समझ गए कि ज़रूर ये लाल रोना होगी। लाल रोना जो कि कई लोगों को दिखाई पड़ती, खासकर बच्चों को अकेला पाकर वो उन्हें नदी में डुबा दिया करते थे। किस्मत से कई बच्चे बच जाते हैं तो कई मारे जाते हैं। वहाँ के लोगों ने लगभग अपने बच्चों को अकेला घर के बाहर निकालना बंद कर दिया था। उस समय कितने ही बच्चे लापता हो जाया करते थे। कई नदी किनारे बेहोश पड़े मिलते हैं। उसकी कहानी भी कोई कम रहस्यमय नहीं थी। लाल रोना
जिसका असली नाम मार्गरेट था। एक ऐसी औरत जो बेहद खूबसूरत थी। उसे हमेशा ही सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद था और सफ़ेद रंग के गाउन उसे हमेशा ही आकर्षित करते थे। जब भी वो सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकलती तो लोग बस देखते ही रह जाते। पर उसके भी अपने सपने थे। उसका एक ही सपना था, वो किसी खूबसूरत और अमीर आदमी से शादी करे। उसका ये सपना भी पूरा हुआ। किस्मत से उसे एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी मिला जिसने उसके साथ शादी की। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के कुछ साल बाद प्यारे से बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। उनका परिवार सुखी और खुश था। कुछ साल ऐसे ही हंसी खुशी से बीते। धीरे धीरे मार्गरेट की खूबसूरती कम होने लगी। उम्र के साथ साथ उसका आकर्षण भी कम होने लगा। उसका पति भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने बच्चों से ही प्यार करता था और अपने बच्चों की तरफ ही ध्यान देता था। ये बात अंदर ही अंदर मार्गरेट को खाए जाती थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया। वो काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आया। दिन से शाम हो गई लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मार्गरेट उसका रास्ता देखती रही लेकिन वो नहीं आया। उस दिन के बाद वो कभी घर आया ही नहीं। इस बात से मार्गरेट अक्सर दुखी और परेशान रहते थे और अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन काफ़ी दिनों के बाद वो अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। नदी किनारे सैर कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गया कि एक शख्स जिसे वो जानते थे उसे पहचाना सा लगा। वो उसका पति था। इस वक्त किसी और औरत के साथ हाथों में हाथ डाले वहाँ घूम रहा था। वो समझ गई कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। तभी अचानक उसके पति की नज़र मार्गरेट पर पड़ी। मार्गरेट आंखों में आंसू लिए उसके पति को देखती रही। उसके पति ने मार्गरेट को अनदेखा करते हुए उसके बच्चों की तरफ देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बात मार्गरेट को अंदर तक चुभ गई। वो खुद को अपमानित महसूस करने लगी। गुस्से और अपमान में जली वो अपने पति को सबक सिखाने चाहती थी। एक ऐसा सबक जो उसकी ज़िंदगी भर उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। उसने अपने पति की सबसे अनमोल चीज़ और खुद भी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, अपने दोनों बच्चों को उसने मारने का फैसला किया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसके दोनों बच्चों से प्यार करता था। ये बात मार्गरेट को चुभते थे। इसलिए एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे घुमाने के बहाने लेकर गई और वहाँ पर अपने दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबाकर उसने मार दिया। उसके बच्चे छटपटाते रहे लेकिन गुस्से और अपमान की अग्नि में मार्गरेट को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसने देखा कि उसने अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों को अपने हाथों मार दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत हो गई। वो बहुत ही दोषी महसूस करने लगी और फिर उसने उसी नदी में कूदकर अपनी भी जान दे दी। जब वो एक आत्मा बनी तो वो अपने बच्चों की आत्माओं को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसके बच्चों की आत्माएं उसे मिली ही नहीं। उसकी दुख और वेदना में वो एक भयानक तरीके से रुदन करती हुई एक भयानक रूह में तब्दील हो गई जो अपने बच्चों को ढूंढती है। आज भी मार्गरेट जो अब लाल रोना बन गई है,
जिसका मतलब होता है भयानक रोती हुई औरत, एक भयानक रुदन करती हुई औरत। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसका नाम लाल रोना रख दिया है। वो अक्सर अकेले बच्चे, खासकर लड़का और लड़की, अगर एक साथ दिख जाए तो वो उन्हें सम्मोहित करके पानी में खींच लेती थी और उन्हें मार देती थी। वो उन्हें अपने बच्चे समझते थे, जो मारने के बाद वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर जा सकते थे। पर आज तक उसके बच्चों की रूह उसे नहीं मिली। ऐसे ही ना जाने मैक्सिको के कितने ही साल डर में बीते हैं। लाल रोना पिछले 150 सालों से मैक्सिको की अर्बन लेजेंड बनी हुई है। आज भी लोग अपने बच्चों को उसके नाम से डराते हैं। लोक कथाओं में लाल रोना का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी दंत कथाओं में कहा जाता है लाल रोना के बारे में, क्योंकि मैक्सिको में करीब करीब 150 साल पहले लाल रोना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। बच्चे रहस्यमय रूप से गायब हो जाते थे। आज भले ही ज़माना और परिस्थिति बदल चुकी है, कोई नहीं जानता कि लाल रोना और उसकी कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। आज भी लोग लाल रोना के नाम से डरते हैं और अपने बच्चों को आज भी अकेले नदी के किनारे जाने नहीं देते हैं।